हमारा दिमाग हमारे जिस्म का एक बहुत ही बेजोड़ और कॉम्प्लेक्स हिस्सा होता है। इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गन को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि दिमागी बीमारी। ये दुनिया भर में बहुत ही आम बीमारी हो गई है। समाज में कई लोग जाने अनजाने इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। इस बीमारी के पीछे वजह क्या है और क्या है माँ बाप और समाजी जिम्मेदारी, जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद शफी से। वन ऑफ द रीज़न इज़ कि अनएम्प्लॉयमेंट। लड़कों ने पढ़ लिया है, पढ़ाई की है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर वो सेटल नहीं होते हैं या एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है जो वो डिज़र्व कर रहे हैं। वो एक काज बनता है हमारी सोसाइटी में, हमारे डिप्रेशन के जो लड़के या लड़कियाँ होती है। सेकंड इज़ कि डोमेस्टिक इशूज़। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी फैमिलीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। द डिस्टर्बेंस कुड बी बिटवीन पेरेंट्स, जो हमारी हस्बैंड एंड वाइफ होती है, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। तो और क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा एक वजूहत मानी जाती है कि इसमें सुसाइड में काफ़ी ज़्यादा इसका रोल है। इवन कि इंडिया में देखा गया है कि 32% जो बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस का काफ़ी ज़्यादा हाथ है। तीसरा ये कि नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं बच्चों से कि मेरा बच्चा है, मैंने इसको नीट के लिए भेजा है, ही हैज़ टू क्रैक द एग्ज़ाम, और शी हैज़ टू क्रैक द एग्ज़ाम, बट एट द एंड ऑफ द डे कि वो लड़का या लड़की कर नहीं पा रही है। और फिर जो पेरेंट्स होती है वो उन पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। उस प्रेशर की वजह से भी बच्चों में वो जो फ्रस्ट्रेशन आती है, स्ट्रेस आता है, तो वो टैकल नहीं कर पा रहे उसको। और कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती है। कुछ ऑलरेडी अगर मैं आप किसी इंसान में कोई प्रॉब्लम है, कोई डायबिटिक होता है, कोई किसी में कोई दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, उसकी वजह से भी उसमें साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी होती है। अगर आप देखेंगे आजकल की सोसाइटी में जो रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड पेरेंट जो है उसमें काफ़ी डिस्टेंस है। डिस्टेंस इन द सेंस कि अगर आप अपनी तरफ वापस जाएंगे, इफ़ यू गो बैक टू योर लाइफ, टू योर चाइल्डहुड, टू योर टीन एज, आप ये देखेंगे कि हमारा इन्वॉल्वमेंट अपने पेरेंट्स के साथ बहुत था। मतलब आई वाज प्लेइंग विद माई फादर इवन टुडे। और अगर आप आजकल के बच्चों को देखेंगे, दे विल बी आइसोलेटेड। वो घर में नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर तन्हाई पसंद करते हैं, तन्हाई में ये रहना पसंद करते हैं। फैमिली के साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कम होते हैं। एंड एक मेजर में प्रॉब्लम बताऊँगा, दैट इज़ पेरेंटल डिनाइल, जिसको हम पेरेंटल नेग्लिजेंस भी कहेंगे। अगर आप कहेंगे किसी के फादर से कि आपका बच्चा जो है ये सिगरेट पी रहा है, वो नहीं मानेंगे जब तक कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो पूरी तरह से सिगरेट चेन स्मोकर भी बन जाता है और वो ड्रग एडिक्ट का शिकार भी हो जाता है। सबसे पहले कि एक बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए, लेकिन एक मैं ये कहूँगा कि फ्रीडम भी उतनी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए कि बच्चा फिर उसको लगेगा जो मैं करूँगा वही ठीक है। और बच्चे की जो मैंने आपको कहा कि उसकी जो IQ लेवल है उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ एन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मुझे लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा रोल जो है वह है स्कूल्स में। एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझना चाहिए हमारा जो बच्चा है ये किस लेवल तक जाता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, इसकी लर्निंग प्रॉब्लम मत कोई है। ये है कि देयर इज़ अ गैप, जो मैंने आपको बोला है कि एक फादर, मदर और एक बच्चे के बीच, उसको क्या करना है, उस गैप को मिनिमाइज़ करना है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को समझना चाहिए। पेरेंटल एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं लैक है। हम सिर्फ बच्चे को कह रहे नहीं, यू हैव टू गो टू द परेपुरा एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, दैट्स इट। इतना ही नहीं है। लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट टू बिकम अ डॉक्टर, वी हैव सम अदर इंस्पिरेशनल प्रोफाइल्स इन आवर सोसाइटी। तो पेरेंट्स का यहाँ पर रोल बनता है कि वो अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करें कि उसके बच्चे की जो लाइन है वो किस तरफ ज़्यादा है। सो दी पेरेंट्स आर दी प्राइमरी टीचर्स। हमारे जो फैमिलीज़ होती है, हमारे जो होम होते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे टीचर्स होते हैं, वो तो पेरेंट्स ही होते हैं। उनको सही तरीके से अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए। मेरे पास एक केस आया कि उसके पेरेंट ने कहा कि मेरा जो बच्चा है ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ड्रग एडिक्शन का शिकार हुआ है। तो जब वो मेरे पास आया, मुझे ऐसे कुछ खास सिम्टम्स नहीं दिखे उसमें कि मैं ये डिटेक्ट करूँ कि ये ड्रग एडिक्ट केस है। फिर मैंने क्या किया, फिर
हमने उसको जो एक यूरिनरी सेंसिटिव ड्रग टेस्ट भी आता है उसका वो किया, तो वो उसका नेगेटिव आया, उसमें मतलब वो कोई ड्रग नहीं कर रहा था। और साइकेट्रिस्ट, वेरी रिनाउंड साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर आकाश सर, ही इज़ ए कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। तो जब मैंने उनसे बात की, मैंने उनको कहा कि सर मुझे नहीं लग रहा कि ये ड्रग एडिक्ट केस है, बट आई वांट टू क्लैरिफाई इट बिकॉज यू बीइंग ए साइकेट्रिस्ट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट इट, तो आप प्लीज़ केस को पूरी से हम स्टडी करेंगे इकट्ठा करके। तो उन्होंने फाइनली कहा कि ये जो मसला है, उन्होंने भी कहा कि एक लड़का जो है ये ड्रग एडिक्ट नहीं है, बट इट इज़ द सेकेंड फेज़ ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर होता है, उसमें जो बच्चा है कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आता है, दैट्स अ साइकोटिक डिसऑर्डर, तो उसमें एक रियलिटी कम हो जाती है। तो ही वॉज इन द सेकेंड फेज़। तो उसको जब उन्होंने मेडिकेशन दी, आफ्टर 3-4 वीक्स वो काउंसलिंग के लिए बार बार आते थे, तो उनका कहना, उनके पेरेंट्स का कहना है, और जो मैंने ऑब्जर्व किया उस पेशेंट में, कि उन्होंने कहा कि तकरीबन ही इज़ अराउंड 60 to 70% ही हैज़ रिकवर्ड। तो हमें केस को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए और हमें अच्छे तरीके से डायग्नोज करना चाहिए। इवन ए काउंसलर इज़ नॉट हैविंग a certificate to diagnose a problem until it will not be diagnosed by the psychiatrist. जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।